हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज मुस्लिम विधि का नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि में विवाह के प्रकार बताइए। मुस्लिम विधि का जो आपका पेपर होगा, इसमें मुस्लिम विवाह से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है। या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि मुस्लिम विवाह के आवश्यक तत्व बताइए, और या फिर ये पूछा जा सकता है कि मुस्लिम विवाह के जो प्रकार हैं वो बताइए। इन दोनों को साथ में ही पूछा जा सकता है कि मुस्लिम विवाह के जो प्रकार हैं और आवश्यक तत्व हैं वो बताइए। ठीक है, तो मैंने मुस्लिम विवाह के आवश्यक तत्व करा दिए हैं और अब हमारा क्वेश्चन है मुस्लिम विवाह के प्रकार। और इसी का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक विवाह के फासिद, अनियमित और बातिल शून्य विवाह के तत्वों का वर्णन कीजिए। ये जो शून्य और अनियमित है, फासिद विवाह है, इसमें से आपसे वेरी शॉर्ट में और शॉर्ट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, क्या कि जो विवाह है, मुस्लिम विधि में जो विवाह है वो शून्य और फासिद कब होता है, इसके आवश्यक तत्व क्या हैं, या फिर इन दोनों में क्या अंतर है। शून्य विवाह में यानी कि बातिल में और फासिद में क्या अंतर है। ठीक है, डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ ए फासिद, इरेगुलर एंड बातिल वॉइड मैरिज। और फिर एक इस तरह से भी कि इसमें जो अंतर है वो बताइए। ठीक है, इन तरीक़ों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुस्लिम विवाह के प्रकार, मुस्लिम विवाह में जो एक फासिद विवाह होता है वो, या फिर जो बातिल विवाह होता है वो, और इन दोनों में अंतर। बातिल, शून्य और फासिद अनियमित विवाह में अंतर बताइए। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा आंसर। मुस्लिम विधि के अनुसार, मुस्लिम विधि के अनुसार मान्यता के आधार पर विवाह 3 प्रकार के हो सकते हैं। जो मुस्लिम विधि है उसके अनुसार विवाह जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला मान्य, वैध और सही, इन तीनों ही नामों को बोला जाता है इस विवाह के लिए, मान्य भी, वैध भी और सही भी, जिसे कहते हैं इंग्लिश में वैलिड मैरिज। और दूसरा है शून्य यानी कि बातिल विवाह, जिसे कहते हैं वॉइड मैरिज। फासिद, अमान्य, अनियमित विवाह, इरेगुलर मैरिज। ये 3 प्रकार के विवाह हैं जो मुस्लिम विधि में बताए गए हैं। और ये नाम भी दे सकते हैं, बातिल और शून्य भी दे सकते हैं कि शून्य विवाह को बताइए या फिर बातिल विवाह को बताइए, या अमान्य विवाह को बताइए, अनियमित विवाह को बताइए, फासिद विवाह को बताइए। आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। ठीक है, मुस्लिम विधि में शिया संप्रदाय के अनुसार विवाह या तो मान्य होगा या फिर शून्य होगा। जो शिया संप्रदाय है उसमें विवाह या तो मान्य होता है, या तो वैलिड होता है, या फिर होता है वॉइड। ठीक है, आगे देखते हैं। विवाह के 3 प्रकारों में से पहला प्रकार है मान्य, वैध और सही विवाह, जिसे वैलिड विवाह कहते हैं इंग्लिश में। कोई भी विवाह जो न तो शून्य और न ही अमान्य है, दूसरे शब्दों में विवाह जो सभी आवश्यक तत्वों को पूरा करता हो, वह वैध विवाह कहलाएगा। विवाह को मान्य होने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। एक विवाह को मान्य होने के लिए ये सारी शर्त उसमें होनी चाहिए। क्या? प्रस्ताव और स्वीकृति यानी कि इजाब और कबूल। एक पक्ष से विवाह का प्रस्ताव होना चाहिए और दूसरे पक्ष से उस विवाह की स्वीकृति होनी चाहिए, जिसे इजाब और कबूल भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है क्षमता, तीसरा है स्वतंत्र सहमति, चौथा है गवाहों की उपस्थिति, पांचवा है मेहर का निर्धारण, पति पत्नी के बीच कानूनी बांधा जैसे रक्त संबंध या इद्दत अवधि न होना। ठीक है, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था, विवाह के आवश्यक तत्व, एक वैध विवाह होने के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वही ये तत्व हैं। जो एक मान्य विवाह होता है उसको वैध होने के लिए ये उसके आवश्यक तत्व हैं जो पूरे होने चाहिए। अगर आप जो पहले वाला क्वेश्चन है आपका विवाह के आवश्यक तत्व वाला, उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम बता रहे हैं विवाह के प्रकार जो हैं, विवाह के 3 प्रकार बताए हैं, मान्य विवाह, शून्य विवाह, फासिद विवाह। तो उन्हीं विवाह को हमें थोड़ा सा डिटेल में बताना है। सही विवाह के परिणाम यानी कि जो मान्य विवाह है उसके क्या परिणाम होते हैं। दोनों पक्षों को एक दूसरे से वैवाहिक संभोग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, यानी कि दोनों पक्ष पति और पत्नी विवाह के बाद एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना सकते हैं, उनको ये अधिकार प्राप्त हो जाता है। पुरुष पति की
पत्नी स्त्री की प्रास्थिति प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि दोनों को एक दूसरे का स्टेटस प्राप्त हो जाता है कि वो उसकी पत्नी है और वो उसका पति है। पत्नी मेहर एवं भरण पोषण की अधिकारिणी हो जाती है। जब एक लड़की का विवाह हो जाता है तो वो मेहर जो होती है, जो एक मुस्लिम पक्ष, जो मुस्लिम पुरुष होता है, वो देता है मुस्लिम महिला को, ठीक है। तो वो उसकी क्या हो जाती है, अधिकारिणी हो जाती है, उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है विवाह के बाद कि वो उससे मेहर ले सकती है। निकाह के फलस्वरूप उत्पन्न बच्चे जायज़ होते हैं। जो विवाह के बाद बच्चे होते हैं वो जायज़ माने जाते हैं। विवाह विघटन पर स्त्री को इद्दत पालन आवश्यक होता है। विवाह के बाद जो विवाह का विघटन होता है, या तो पति की मृत्यु के बाद हो या फिर तलाक के बाद हो। पति की मृत्यु पर है 4 महीने 10 दिन का टाइम पीरियड इद्दत काल का, और तलाक पर है 3 चंद्रमास, ठीक है। ये इद्दत पीरियड है एक लड़की के लिए। पत्नी पति के साथ वैवाहिक घर में रहने के लिए बाध्य होती है। जब शादी हो जाती है तो ऑब्वियसली वो उसके घर में ही रहेगी, है ना। आगे देखते हैं। फिर है इसके बाद बातिल विवाह, शून्य विवाह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वॉइड मैरिज। बातिल विवाह ऐसे विवाह होते हैं जो शुरुआत से ही अवैध और शून्य, वॉइड अब इनिशियो होता है। इसमें विवाह की बुनियादी शर्तें ही अनुपस्थित होती हैं। जो वॉइड मैरिज होती है उसका कोई मतलब नहीं होता, यानी कि वो मैरिज जो होती है वो मानी नहीं जाती, ठीक है। इसके अब उदाहरण देखिए, जैसे कि रक्त संबंधी विवाह, माँ बेटा, भाई बहन जैसे निषिद्ध संबंधों में विवाह। अगर कोई मुस्लिम पुरुष रक्त संबंधी विवाह करता है, यानी कि अपनी माँ से विवाह, अपनी बहन से विवाह, तो ऐसे विवाह जो होते हैं वो वॉइड हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, उन विवाह को नहीं माना जाता, ठीक है। वैवाहिक संबंधों के कारण निषिद्ध विवाह, जैसे पत्नी की माता या पुत्री से विवाह, जो पत्नी की माता है, पत्नी की मम्मी है, उससे अगर विवाह करते हो तो वो विवाह वॉइड हो जाता है। ये सारी ही चीज़ें हमने जो विवाह के आवश्यक तत्व हैं उसमें पढ़ी थी, इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपने उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। दूसरे की पत्नी से विवाह, अगर कोई व्यक्ति किसी और की बीवी से, किसी और की पत्नी से विवाह करता है तो वो वॉइड माना जाएगा, उस मैरिज को इनवैलिड माना जाएगा। फिर है 5वीं पत्नी से विवाह, जबकि 4 पत्नियां पहले से हों। मुस्लिम विवाह में 4 शादी करना वैलिड है। अगर 5वीं शादी आप करते हो तो वो इनवैलिड हो जाएगी, वो शून्य हो जाएगी, मानी नहीं जाएगी, ठीक है। इन सभी आधार पर किए गए विवाह सुन्नी और शिया दोनों संप्रदायों में शून्य माना जाता है। जो ये विवाह है, वॉइड विवाह है, ये सुन्नी और शिया दोनों में ही इनवैलिड है, ये दोनों में ही नहीं माना जाता। फिर है इसके बाद बातिल विवाह। बातिल विवाह के विधिक परिणाम, जो बातिल विवाह है, जो शून्य विवाह है, इसके विधिक परिणाम क्या होंगे। पुरुष और स्त्री को पति पत्नी की प्रास्थिति प्राप्त नहीं होगी, यानी कि एक दूसरे को उनका स्टेटस प्राप्त नहीं होगा। वो उसका नाम यूज़ नहीं कर सकती, वो उसका नाम यूज़ नहीं कर सकता। इस निकाह के फलस्वरूप वैवाहिक पूर्णता होने पर उत्पन्न संतानें अधर्मज मानी जाती हैं। फिर है पारस्परिक उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होता। अगर ऐसी कोई मैरिज होती है जो वॉइड है, जो मान्य नहीं है, तो उसमें किसी को भी किसी की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। इस निकाह को शून्य घोषित कराने के लिए किसी भी विधिक कार्य की आवश्यकता नहीं होती। ये विवाह खुद ही वॉइड हो जाता है, खुद ही शून्य हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। इसके लिए कोई भी विधिक कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी मेहर भरण पोषण पाने के लिए अधिकारी नहीं होती। इस निकाह के बाद पक्षकार पुनर्विवाह करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी कि अगर किसी की ऐसी मैरिज होती है जो वॉइड है, जो शून्य है, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो उसके बाद वो दूसरा विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। फिर आता है हमारा तीसरे प्रकार का विवाह, जिसे कहते हैं फासिद अनियमित विवाह, इर्रेगुलर मैरिज। फासिद विवाह न तो पूरी तरह वैध होता है और न ही पूरी तरह शून्य। यदि इसमें पाई जाने वाली बाधा दूर कर दी जाए तो विवाह मान्य हो सकता है। कैसे? जैसे कि बिना गवाहों के विवाह। अगर कोई विवाह बिना गवाह के होता है, उसमें गवाह बाद में आ जाते हैं, तो वो विवाह मान्य हो जाएगा। निकाह में विधिक प्रक्रिया का कुछ खंड अधूरा रह जाना। अगर कोई भी ऐसी शर्त है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो अधूरी रह गई है, फिर मेहर है, कुछ भी है, अगर वो पूरी कर दी जाए तो उसको वैलिड मान लिया जाएगा। लेकिन उसके लिए जो विवाह के आवश्यक तत्व हैं वो सारे पूरे होने चाहिए।
जैसे उसमें सक्षमता था कि दोनों पक्ष सक्षम होने चाहिए, जो रक्त संबंधी विवाह हैं वो नहीं होने चाहिए, मतलब वॉइड मैरिज नहीं होनी चाहिए इनमें, ठीक है। अगर वॉइड मैरिज को छोड़कर कोई विवाह होता है, उसमें कोई भी कंडीशन अधूरी रह जाती है, उसको पूरा करने से वो विवाह वैलिड हो जाएगा। फासिद विवाह के विधिक प्रभाव। संतानें धर्मज होती हैं तथा उन्हें अपने माता पिता की संपत्तियों का अधिकारी भी माना जाता है। जो ऐसी मैरिज होती हैं जो इर्रेगुलर होती हैं यानी कि फासिद होती हैं, तो उनमें जो उत्तराधिकारी होते हैं वो संपत्ति पर माने जाते हैं। फासिद विवाह में यदि संभोग को समागम भी कहते हैं, यानी कि शारीरिक संबंध न हुआ हो तो पत्नी को कोई मेहर नहीं मिलता, ठीक है। इसके बाद है फिर नेक्स्ट पॉइंट है, संभोग हो जाने की स्थिति में भी पत्नी उचित मेहर अथवा निश्चित मेहर जो भी कम हो केवल उसे ही प्राप्त करने की अधिकारिणी है। मतलब अगर उसका जो शारीरिक संबंध है वो नहीं हुआ है तो उसको मेहर नहीं मिलेगा, अगर हो गया है तो मेहर मिल जाएगी, ठीक है। फिर है संभोग यानी कि समागम होने के पूर्व ही विवाह विच्छेद होने पर पत्नी का इद्दत पालन करना आवश्यक नहीं। अगर फासिद विवाह में संभोग होने से पहले ही विवाह विच्छेद हो जाता है तो इसमें जो इद्दत की अवधि है उसको पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन विवाह विच्छेद संभोग होने के बाद हुआ हो तो पत्नी केवल 3 माह की इद्दत का पालन करेगी, ठीक है। इद्दत टाइम आपको याद ही होगा, पति की मृत्यु के बाद 4 महीने 10 दिन और तलाक देने पर 3 चंद्रमास, ठीक है। फिर है इसका निष्कर्ष इसका हम बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले पढ़ेंगे हम शून्य विवाह और फासिद विवाह। शून्य विवाह और फासिद विवाह में अंतर। बातिल शून्य और फासिद अनियमित विवाह में अंतर। मुस्लिम विवाह एक अधिकार संबंधी अनुबंध है, यानी कि एक संविदा है और धार्मिक संस्कार दोनों है। मुस्लिम कानून के अंतर्गत विवाह को वैध, फासिद या बातिल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका निर्धारण विवाह के नियमों और शर्तों के पालन पर किया जाता है। जो ये विवाह है फासिद और बातिल विवाह, इसके जो भी शर्त होती हैं, जो भी इसकी कंडीशंस होती हैं, उनके आधार पर इसके जो भी नियम होते हैं उनका पालन किया जाता है, ठीक है। ओवरऑल यही चीज़ें आप पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन में जो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लोगे तो दूसरे क्वेश्चन को आप आसानी से समझ जाओगे। बातिल विवाह, शून्य विवाह, वॉइड विवाह। बातिल विवाह वह विवाह है जो कानूनी दृष्टि से पूरी तरह से अवैध, नल एंड वॉइड होता है। यह विवाह शुरू से ही अमान्य माना जाता है और इसके कोई कानूनी प्रभाव नहीं होते। इसे कभी भी वैध नहीं माना जा सकता। इस विवाह को कभी भी वैध नहीं माना जा सकता। ये शुरू से ही वॉइड होता है, अमान्य होता है, इनवैलिड होता है, ठीक है। फिर है फासिद विवाह। फासिद विवाह वह है जो इस्लाम की कुछ आवश्यक शर्तों का पालन न करने पर अस्थायी रूप से अवैध होता है, यानी कि अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से वो अवैध होता है, ठीक है। परंतु उन दोषों को दूर करने के बाद विवाह वैध हो सकता है। जो भी उसमें दोष होंगे, या तो गवाह की कमी या फिर कोई भी कानूनी ऐसा कोई तत्व है जो छूट गया है जिसकी वजह से वो विवाह फासिद हो जाता है, अगर उनको कंप्लीट कर देते हैं तो वो विवाह मान्य हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें एक केस है अनीस बेगम बनाम मोहम्मद इस्तफ़ा, 1933 का एक केस है। यह मामला विवाह में गवाह की कमी से संबंधित था। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि विवाह में गवाह उपस्थित नहीं थे तो वह विवाह फासिद है, न कि बातिल, यानी कि उसको पूरी तरह से इनवैलिड नहीं किया जाएगा। वो आधा मान्य होगा, यानी कि ना तो वो मान्य होगा और ना ही वो वॉइड होगा, वो आंशिक रूप से सही होगा, ठीक है। जब गवाह की जो कमी है उसको पूरा कर दिया जाएगा तो इस विवाह को वैलिड किया जा सकता है। फिर इन दोनों में अंतर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जो शून्य विवाह है और फासिद विवाह है, यह विवाह पूरी तरह से अवैध होता है। यह आंशिक रूप से अवैध सुधार योग्य है, यानी कि ये पूरी तरह से अवैध नहीं है, इसको सुधारा जा सकता है। शून्य बातिल विवाह जन्म से यानी कि शुरू से ही अमान्य है, ठीक है। ये शुरू से ही इनवैलिड है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसमें शुरू से वैधता के लिए कुछ शर्तों का पालन आवश्यक है।
पहले विवाहिता से विवाह यानी कि पहले से अगर कोई विवाहित है यानी कि किसी दूसरे की पत्नी से शादी करना वॉइड हो जाता है, या फिर नाबालिग से शादी करना वॉइड हो जाता है यानी कि अवैध। ठीक है। शून्य, गवाहों की संख्या या मेहर का निर्धारण न करने पर विवाह फासिद हो सकता है। इसमें सुधार की कोई संभावना नहीं है। वॉइड विवाह में सुधार की कोई संभावना नहीं है। फासिद विवाह में, जो इरेगुलर विवाह है, उसमें कमी को पूरा करने पर विवाह मान्य हो जाएगा। ठीक है। ये इसमें अंतर है। दोनों तरह से आप अंतर लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो और जिस तरह से पहले पढ़ाया था उस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है। फिर पढ़ लेते हैं इसमें निष्कर्ष। निष्कर्ष, कंक्लूजन। उक्त संदर्भ के अनुसार यदि विवाह सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करता है तो वह सही यानी कि वैध कहलाता है, जबकि मूल शर्तों के अभाव में किया गया विवाह बातिल यानी कि शून्य माना जाता है। वहीं कुछ दोषों के कारण अस्थायी रूप से अवैध विवाह फासिद, अनियमित कहलाता है, जिसे सुधार कर वैध बनाया जा सकता है। ठीक है। निष्कर्ष आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। जो भी आप पूरे क्वेश्चन में लिखते हो, जो भी आपने पढ़ा है पूरे क्वेश्चन में, आपको उसका छोटा सा निष्कर्ष देना है कि इस पूरे क्वेश्चन में क्या था, आपने क्या पढ़ा, उसको सिर्फ 4 से 5 या फिर 6 लाइनों में आपको डिफाइन कर देना है। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है विवाह के प्रकार, अशून्य और बातिल विवाह, जरूर पूछा जाता है।